आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस का ये पहला टॉपिक है। अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो 6.1 पर दिया गया है डीएनए एंड पेज नंबर है क्या? पेज नंबर है 90, पेज नंबर इज 96 एनसीईआरटी के हिसाब से। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए को हम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इट इज नोन एज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड इसको कहा जाता है। और ये डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड जो है ये एक्ट करता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, acts as genetic material in most of the organisms, acts as genetic material। तो एक्ट करता है एज ए जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट द सम ऑफ द एक्सेप्ट वायरसेस जिनमें आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो मोस्टली डीएनए एक्ट करता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो डीएनए है, हम डीएनए को कहते हैं कि इट्स अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। उसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है जो एनसीईआरटी ने लिखी है? तो बेसिकली ये जो डीएनए होता है, डीएनए बना होता है किनका? इट्स मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन उन न्यूक्लियोटाइड्स को हम क्या कहते हैं? उन न्यूक्लियोटाइड्स को जो डीएनए को बनाते हैं, उन न्यूक्लियोटाइड्स को हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब बहुत सारी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन होती है तब जाके एक डीएनए बनता है। तो मतलब यहां पर देखो ये स्ट्रैंड बन गया डीएनए का। तो ये स्ट्रैंड किसका बना है? इट इज मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो जब इसी तरीके से दो स्ट्रैंड्स बनते हैं तो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है। लेकिन ये दोनों स्ट्रैंड्स किस चीज के बने हैं? ये दोनों स्ट्रैंड्स बने हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। तो इनके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो हम कहते हैं कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। जब बहुत सारी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन हो जाएंगी तो क्या बनाएंगे? वो एक डीएनए को बनाती है। तो इसीलिए हम लिखते हैं कि डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। इसी तरीके से अगर हम बैक्टीरियोफाज, क्योंकि ये ये जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड्स हर किसी में पाए जाते हैं, तो अगर हम बैक्टीरियोफाज की एग्जाम्पल ले लें जो एनसीईआरटी ने भी दी है कि बैक्टीरियोफाज जो होता है, बैक्टीरियोफाज, तो बैक्टीरियोफाज में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? बैक्टीरियोफाज 5174, उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? तो बैक्टीरियोफाज 5174 कंटेन्स 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। तो आपको अंदाजा लग जाता है कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स। ये तो बैक्टीरियोफाज 5174 में इतने न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसी तरीके से हमारे में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? तो 574 में कितने हैं? 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। तो दैट मीन्स ये भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही है। दैट मीन इतने सारे न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन हो रहे हैं एक दूसरे के साथ थ्रू द बॉन्ड्स, जिन बॉन्ड्स को हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स कहते हैं, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से अगर हम बैक्टीरियोफाज लैम्डा की बात करें, बैक्टीरियोफाज लैम्डा, तो बैक्टीरियोफाज लैम्डा में कितने होते हैं? बैक्टीरियोफाज लैम्डा में होते हैं 48,502। तो 48,502, तो 48,502 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं किसमें? बैक्टीरियोफाज लैम्डा में। ठीक है। इसी तरीके से अगर इकोलाई की बात की जाए, इकोलाई बैक्टीरिया की, तो इकोलाई बैक्टीरिया में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? इकोलाई बैक्टीरिया में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स। ठीक है, क्योंकि एक बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड बना देती है। तो 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स, इतने इतने बेस पेयर्स उसमें होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स बना देते हैं। इसी तरीके से ये जो मैंने अभी कहा, इसमें बैक्टीरियोफाज लैम्डा में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 48,502 बेस पेयर्स हैं ये। ठीक है, बेस पेयर्स होते हैं। ठीक। और इसी तरीके से अगर हम ह्यूमन का हैप्लॉइड सेट ले लें, हैप्लॉइड सेट मीन्स 23 क्रोमोसोम्स का सेट, तो अगर हम ह्यूमन का हैप्लॉइड सेट ले लें तो उसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं? 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स। तो ये बेस पेयर्स को ह्यूमन हैप्लॉइड दैट मीन्स हाफ ऑफ द जीनोम ऑफ ह्यूमन डीएनए। तो हाफ कंटेंट हैप्लॉइड सेट में, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए में कितना होता है? हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए
हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए कंटेन्स 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स। तो अगर हम डिप्लॉयड सेट की बात करें तो डिप्लॉयड में कितना हो जाएगा, ये डिप्लॉयड में सिंपली हो जाएगा डबल इसका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6.3, ठीक है, 6.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स। तो 6.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स हो जाते हैं किसमें, डिप्लॉयड सेट में, ठीक। तो ये हो जाता है डिप्लॉयड। तो दिस इज डिप्लॉयड एंड दिस इज हैप्लॉयड कंटेंट। अब देखो अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे किसका, अब इसी डीएनए का, तो हमने कहा कि डीएनए किसका बना होता है, डीएनए बना होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अगर हम देखेंगे कि डीएनए किसका बना है, अब या स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बेसिकली नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो बेसिकली हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जब स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं डीएनए की, तो डीएनए किसका बना होता है, हम यहाँ पर लिखेंगे डीएनए ही, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए बना होता है, डीएनए किस चीज़ का बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ये बना होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होती है, ये बनी होती है तीन चीज़ों की, एक नाइट्रोजनस बेस, दूसरे पेंटोज शुगर, और तीसरी चीज़ इसमें क्या होती है, तीसरी चीज़ इसमें होती है फॉस्फेट। अब देखो तीन चीज़ों का बना होता है ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। अब देखो पहले हम देखेंगे नाइट्रोजनस बेसिस क्या होती है, नाइट्रोजनस बेसिस। अब देखो नाइट्रोजनस बेसिस क्या होती है, नाइट्रोजनस बेसिस होती है हीटेरोसाइक्लिक रिंग्स, हीटेरोसाइक्लिक रिंग्स, हीटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हीटेरोसाइक्लिक रिंग लाइक कंपाउंड्स ये होते हैं, हीटेरोसाइक्लिक होते हैं बट दे आर ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक हीटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक रिंग लाइक कंपाउंड से होते हैं, रिंग लाइक कंपाउंड से होते हैं। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है, नाइट्रोजनस बेसिस दो किस्म की होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द नाइट्रोजन बेसिस, दो किस्म की नाइट्रोजन बेसिस होती है, टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। तो नाइट्रोजनस बेसिस दो किस्म की होती है, किस किस किस्म की, एक किस्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूरीन्स, और दूसरा क्या होता है, पैरामाइडीन्स। तो पहला किस्म है प्यूरीन्स और दूसरा किस्म क्या है, पैरामाइडीन्स। तो दो किस्म के नाइट्रोजन बेसिस हैं। अब ये जो प्यूरीन है, प्यूरीन क्या है, प्यूरीन होता है 9 मेंबर्ड रिंग, 9 मेंबर्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर, 9 मेंबर्ड हीटेरोसाइक्लिक रिंग्स, ठीक है, उनको हम प्यूरीन्स कहते हैं। तो अगर मैं 9 मेंबर्ड रिंग यहां पर बना दूं तो ऐसे है, दिस इज 9 मेंबर्ड रिंग। और हमें प्यूरीन्स में याद रखना है, प्यूरीन्स में पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी, पांचवी, यह है 6th 7th 8th और 9th। तो देखो ये 9 मेंबर्ड रिंग है और इसमें हमें याद रखना है कि पहली, तीसरी, सातवीं और 9वीं पोजीशन पर क्या है, 9th पोजीशन कंटेन्स नाइट्रोजन। तो यहां पर क्या होता है, नाइट्रोजन। तो मान लो यहां तीसरी पोजीशन पर नाइट्रोजन, पहली पोजीशन पर नाइट्रोजन, सातवीं पोजीशन पर नाइट्रोजन और 9वीं पोजीशन पर नाइट्रोजन। तो जिनमें 1 3 7 और 9 पोजीशन पर नाइट्रोजन है उनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज प्यूरीन्स। इन चीजों को हम, इन नाइट्रोजनस बेसिस को हम प्यूरीन्स कहते हैं। तो ये तो प्यूरीन हो गए। अब देखो प्यूरीन्स दो किस्म के होते हैं, प्यूरीन्स भी 2 टाइप्स ऑफ प्यूरीन्स होती हैं, एक तो एडेनिन और दूसरा गॉनिन। तो एडेनिन और गॉनिन क्या है, दीज आर प्यूरीन्स, ये प्यूरीन्स होते हैं। तो 9 मेंबर्ड रिंग्स है इनकी। तो अगर हम एडेनिन का स्ट्रक्चर देखेंगे, देखो 9 मेंबर्ड रिंग है एडेनिन के पास, ठीक, पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 6th 7th
8th और 9th। 1 3 7 और 9 पर क्या है, नाइट्रोजन है। अब देखो एडेनिन के स्ट्रक्चर में जो 6th पोजीशन है वहां पर NH2 होता है। 6th पोजीशन पर क्या है, NH2, ठीक है। इसलिए हम इसको कभी कहते हैं 6 अमाइनो प्यूरिन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये अमाइनो प्यूरिन भी इसको कहा जाता है क्योंकि 6th पोजीशन पर इसका एमाइड ग्रुप है। तो ये एडेनिन का स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम गोनिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखो गोनिन का स्ट्रक्चर कैसा है। पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं पोजीशन। नाइट्रोजन तो मैंने पहले ही कहा कि किस किस पोजीशन पर होता है। अब यहां दूसरी पोजीशन पर NH2 ग्रुप है। देखो गोनिन में दूसरी पोजीशन पर NH2 ग्रुप है और छठवीं पोजीशन पर क्या है, ऑक्सी ग्रुप है। तो हम इसको 2 अमाइनो 6 ऑक्स प्यूरिन भी कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया गोनिन। तो ये गोनिन का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखते हैं हम पैरामाइडीन्स पर। पैरामाइडीन्स क्या होती है, पैरामाइडीन्स भी नाइट्रोजनस बेसिस होती है, लेकिन पैरामाइडीन्स के पास क्या होता है, 6 मेंबर्ड रिंग्स। 6 मेंबर्ड रिंग्स ये होती है। अब इन 6 मेंबर्ड रिंग्स में देखो, अगर हम 6 मेंबर्ड रिंग देखेंगे तो दिस इज अ 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। 6 मेंबर्ड रिंग्स ये होती है। तो ये हो गया इनका 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर्ड रिंग। अब इसमें हमें याद रखना है कि पहली और तीसरी पोजीशन पर क्या है, कंटेन्स नाइट्रोजन, कंटेन्स नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पर है, नाइट्रोजन है पहली और तीसरी पोजीशन पर। तो पहली पोजीशन पर भी नाइट्रोजन और तीसरी पोजीशन पर भी नाइट्रोजन। तो ये है पैरामाइडीन। अब पैरामाइडीन है 2 किस्म के, ठीक है। कौन कौन किस किस किस्म के हैं पैरामाइडीन, देखो आप। पैरामाइडीन, एक पैरामाइडीन है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम, ये 3 किस्म के पैरामाइडीन है, साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल। थाइमीन और यूरासिल। अब देखो साइटोसिन जो है, अगर हम साइटोसिन की यहां पर साइटोसिन का स्ट्रक्चर में अगर बना देता हूं, ऐसे है, ठीक। तो साइटोसिन के ये इसका क्या हो गया, पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं पोजीशन। तो 1 और 3 पर तो नाइट्रोजन है। अब साइटोसिन के दूसरी पोजीशन पर क्या होता है, ऑक्सी ग्रुप, और चौथे पोजीशन NH2 ग्रुप। तो NH2 ग्रुप यहां पर और यहां पर ऑक्सी ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया साइटोसिन। साइटोसिन और कौन सा, और उसके बाद यूरासिल हो गया, यूरासिल और थायमीन। तो अगर हम थायमीन का स्ट्रक्चर देखेंगे, थायमीन का स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक है। ये इसकी चौथी पोजीशन, ऑक्सीजन लगा दो चौथी पोजीशन पर, ठीक। और ये इसकी दूसरी पोजीशन, दूसरी पोजीशन पर भी ऑक्सीजन है। और पांचवी पोजीशन पर क्या है, पांचवी पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, CH3, ठीक। तो ये हो गया कौन सा, ये हो गया, दिस इज थायमीन। और इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, यूरासिल का सेम टू सेम इसी के जैसा है, बस खाली डिफरेंस कहां पर है, देखो यहां पर भी ऑक्सी है, यहां पर भी ऑक्सी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं, ठीक। तो ऑक्सी ग्रुप्स दोनों पर है, दूसरी और चौथी पोजीशन पर ऑक्सी ग्रुप्स है, तो सेम है, बट मिथाइल ग्रुप इसमें पांचवी ग्रुप में नहीं है। तो ये हो गया यूरासिल। तो ये तो होगी नाइट्रोजन बेसिस क्लियर। अब हम चलते हैं पेंटोज शुगर पर। नाइट्रोजनस बेसिस के बाद पेंटोज शुगर जो न्यूक्लियोटाइड बनाता है, उसमें पेंटोज शुगर भी एक है। तो पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेसिस और फास्फेट। तो नाइट्रोजन बेसिस होगी अब पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्या होता है, 5 कार्बन वाला शुगर होता है, 5 कार्बन शुगर। और इस 5 कार्बन वाले शुगर में देखो डीएनए में कौन सा पेंटोज शुगर होता है, डीएनए कंटेन्स डिऑक्सीराइबो शुगर। ये कौन सा राइबो शुगर कंटेन करता है, डिऑक्सी
राइबोस। तो डिऑक्सीराइबोस शुगर किस में होता है? डीएनए में। वाइल एज अगर राइबोस होता है, राइबोस किस में होता है? राइबोस वाला पेंटोस शुगर आरएनए में होता है। अब देखो डिऑक्सीराइबोस जो शुगर है ये कैसे है? 5 कार्बन वाला शुगर है ये, ठीक है। दिस इज पेंटोस शुगर। अब देखो पेंटोस शुगर में यहां पर क्या है? ओ एच एच, ओ एच ऊपर की तरफ है तो बीटा ही बन जाता है, ठीक। और यहां पर है एच, सी एच टू ओ एच, इतनी बात। और यहां पर ओ एच एच ओ एच। और देखो डिऑक्सीराइबोस जो दूसरी पोजीशन है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वां कार्बन, तो जो दूसरी पोजीशन है, दूसरी पोजीशन पर खाली एच है, ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको हम कहते हैं डिऑक्सीराइबोस। अगर ऑक्सीजन भी होता तो बन जाता राइबोस। तो यह है डिऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर। अब इसके बाद क्या होता है? फॉस्फेट। तीसरी चीज क्या है? फॉस्फेट। तो फॉस्फेट जिसको हम PO4, ठीक है, POH4 भी कहते हैं हम इसको, तो ये फॉस्फेट हो गया। ये भी होता है न्यूक्लियोटाइड में। अब देखो न्यूक्लियोटाइड में यही 3 चीजें आपस में मिलती हैं और न्यूक्लियोटाइड बनाती है। पहले देखो, पहले कौन 2 चीजें मिलती हैं? पहले पेंटोस शुगर मिलेगा, ये है पेंटोस शुगर। ये पेंटोस शुगर है H, और ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? मान लो नाइट्रोजन बेस के साथ, एडेनिन है यहां पर, नाइट्रोजन बेस। एडेनिन की 9th पोजीशन पर भी N और H होता है, यहां पर N, फिर यहां पर H, उसके बाद यहां पर OH होता है। तो OH और H मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा इसको मैं करता हूं थोड़ा सा बड़ा। अब देखो यहां पर, अब इसको हटा देता हूं। अब देखो यहां पर पहले बनता क्या है न्यूक्लियोटाइड में? ये है न्यूक्लियो कौन सी? ये है एडेनिन। मैं एडेनिन को बना देता हूं पहले नाइट्रोजनस बेस। तो एडेनिन के यहां पर N है, 9th पोजीशन पर क्या है? N और H ऐसे है। अब यहां पर कौन आएगा? पेंटोस शुगर। ये रहा पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर के पहली पोजीशन पर क्या है? HOH। तो OH और H क्या हो जाएंगे? OH और H आपस में मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? H2O। वाटर बाहर निकल जाएगा, और जब वाटर बाहर निकल जाएगा तो इसको हटा दो, ये बाहर वाटर निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गई। और यहां पर एक डायरेक्ट बॉन्ड आ गया बिटवीन द कार्बन एंड नाइट्रोजन ऑफ द एडेनिन, नाइट्रोजन बेस। तो इस वाले बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड बन जाता है बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। यहां पर कौन सा बॉन्ड बन जाता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक। तो पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है अभी, तो ये बन गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और इस चीज को जो ये बन गया है पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, इट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड बन गया। तो न्यूक्लियोसाइड किसका होता है? पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। तो पहले न्यूक्लियोटाइड बनने से पहले क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड। उसके बाद देखो आप क्या हो जाएगा। अब न्यूक्लियोसाइड के साथ मिल जाएगा फॉस्फेट। फॉस्फेट देखो कैसे मिल जाएगा? फॉस्फेट, अब हम यहां पर दिखाते हैं। फॉस्फेट देखो कैसे मिल जाएगा। ये है, मान लो ये हमने अब बॉन्ड बना दिया है। ये है एडेनिन, ये है पेंटोस शुगर। और पेंटोस शुगर का जो 5वां कार्बन होता है, 5वें कार्बन क्या है? CH2OH, CH2, ठीक है, CH2 ही मैं रखूंगा। अब देखो जो OH है इसका, CH2, OH मैं यहां वाली लाऊंगा। CH2OH था ना, OH यहां वाले साइड मैंने रख दिया। ये बेसिकली था CH2OH। अब मैंने CH2 ऐसे रख दिया, OH यहां पर, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए।
तो अब देखो फॉस्फेट आएगा, फॉस्फेट के पास क्या है, OH, ठीक, ऐसे है फॉस्फेट। फॉस्फेट आ गया, तो ये 5वें कार्बन पर OH होता है पेंटोस शुगर का, और ये OH किसके साथ मिलेगा, ये OH मिल जाएगा फॉस्फेट के H के साथ, और क्या बन जाएगा, वाटर बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकल गया, और यहां पर एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, एंड दिस बॉन्ड इज बिटवीन, बीच में O है और कार्बन है, तो बन जाएगा फॉस्फेट, फॉस्फेट और इसके दरमियान बॉन्ड, ठीक है, जिसको हम फॉस्फेट बॉन्ड भी यहाँ पर कहेंगे, या फॉस्फेट एनहाइड्राइड बॉन्ड भी कभी कभार कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर बॉन्डिंग हो गई, तो बन गया ये। अब देखो, अभी तक ये न्यूक्लियोसाइड था, ये वाला हिस्सा न्यूक्लियोसाइड था, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर, ये था न्यूक्लियोसाइड। अब इसके साथ अटैच क्या हो गया, अब इसके साथ अटैच हो गया फॉस्फेट, तो अब क्या बन गया ये, अब बन गया ये न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। तो पहले ये क्या था, पहले ये था न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड मतलब इतनी सी, ठीक है, इतना सा था न्यूक्लियोसाइड। अब यही न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो मान लो अब मैं यहां पर कंसिडर करता हूं कि 5वें कार्बन पर क्या है, फॉस्फेट, ठीक है, और ये क्या है, पेंटोस शुगर, ठीक, ये पेंटोस शुगर है, और पहली पोजीशन पर क्या है, नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ठीक है, ये एडेनिन। अब है ये तीसरी पोजीशन HOH, ये दूसरी पोजीशन H। अब देखो, अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा, तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5वें कार्बन पर क्या है, फॉस्फेट, तो उसका फॉस्फेट, ये रहा उसका फॉस्फेट। मान लो उसमें भी न्यूक्लियोटाइड ही है वो, उसमें मान लो गोनिन है, ठीक है, ये है गोनिन। अब देखो, ये भी न्यूक्लियोटाइड है, सेकंड न्यूक्लियोटाइड, ये है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। तो 5वें पोजीशन पर फॉस्फेट खाली है, इसके फॉस्फेट 5वें पोजीशन पर अटैच है। अब देखो यहां पर इसके भी 5वें पोजीशन पर फॉस्फेट है, इसका 5वां पोजीशन किसके साथ कनेक्ट करेगा, ये 5वें पोजीशन पर जो फॉस्फेट है ये कनेक्ट हो जाएगा किसके, ये सिंपली कनेक्ट हो जाएगा विद OH। तो दैट मीन्स इसका H और उसका OH, ठीक है, मिल जाएगा, वाटर बन जाएगा, यहां पर भी वाटर H2O निकल रहा है, और पीछे क्या रह गया, देखो पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया अब ऑक्सीजन, ठीक है, तो बन गया फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन गया, ठीक है, बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स कौन सा बॉन्ड बन जाता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो फिर उसके बाद फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स ये आगे आगे बनते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स जिनको हम बोलते हैं। तो फॉस्फोएस्टर या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आप बोल सकते हो, बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड्स जब बॉन्ड आता है तो दैट्स कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक। तो ये हो गया। तो इसी तरीके से एक लंबी सी चेन बन जाती है, और उस लंबी सी चेन में ऊपर हम लिखते हैं 5 प्राइमर। क्यों? क्योंकि ऊपर जो पहले न्यूक्लियोटाइड होता है उसका 5वां जो फॉस्फेट होता है, 5वें कार्बन पर जो फॉस्फेट होता है वो बाइंड होने के लिए तैयार होता है, मतलब वो फ्री होता है, जैसे कि इसका था। और जो लास्ट वाला होता है, लास्ट वाले पर 3OH है, मतलब OH लास्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसका OH तो फ्री होगा, तो इसीलिए हम लिखते हैं 3OH, ठीक है। 3OH मीन्स ये स्ट्रैंड की फिर क्या आ जाती है, पोलैरिटी आ जाती है। तो ये तो हो गया न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद तो अगर हम देखेंगे, अब देखो उसके बाद डीएनए जो है, डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दे दिया, डीएनए का जो स्ट्रक्चर था, या डीएनए को डिस्कवर बेसिकली किसने किया था, डीएनए एज ए न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए ये न्यूक्लिक एसिड है, बेसिकली क्या है ये, न्यूक्लिक एसिड। और इस न्यूक्लिक एसिड को किसने डिस्कवर किया था, इसको किया था मैस्चर ने। तो ये लाइन किसकी है, ये लाइन डायरेक्टली एनसीईआरटी में देख रहा हूँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी से मैं आपको ये सारी लाइन्स आपको बोल रहा हूँ। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, ये किसने डिस्कवर किया था, फ्रेडरिक मैस्चर ने,
फेडरिक मैस्कर। और कब किया था फेडरिक मैस्कर ने? फेडरिक मैस्कर ने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था 1869 में, ठीक है। और किस में इसने किया था? फेडरिक मैस्कर ने पास सेल्स, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, पास सेल्स ऑफ सर्जिकल बैंडेज। तो पास सेल्स में उसने क्या निकाला था? न्यूक्लिक एसिड। लेकिन उस टाइम उसने उसको नाम दिया था न्यूसिलिन, और जो बाद में कन्वर्ट हो गया किसमें? न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड में वो कन्वर्ट हो गया नाम, ठीक है। इतनी बात आ गई। इसके बाद आ गए कौन? इसके बाद आ गए वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। तो वाटसन और क्रिक आ गए। वाटसन और क्रिक ने क्या दिया? वाटसन और क्रिक ने, फ्रांसिस क्रिक ने एक सिंपली स्ट्रक्चर दे दिया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दे दिया इन्होंने, किसका? डीएनए का। तो कब दे दिया इन्होंने 1953 को क्या दे दिया? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या डबल हेलिक्स मॉडल फॉर डीएनए। तो डबल हेलिक्स मॉडल इसने दे दिया, डबल हेलिक्स मॉडल। तो डबल हेलिक्स मॉडल किसने दे दिया? वाटसन और क्रिक ने। कब दे दिया? 1953 में। तो अब हम अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिकल मॉडल, तो क्या लिख रहा है? तो ये सिंपली है, ये कह रहा है कि जो डीएनए है हमारा, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। वो क्या है? वो दो धागों का बंधा हुआ है, इट इज डबल स्ट्रैंडेड। तो डीएनए क्या है? डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, दो स्ट्रैंड्स का बना हुआ। और दोनों स्ट्रैंड्स, तो अगर हम फीचर्स की बात करें, इस डबल हेलिकल मॉडल की फीचर्स की बात करें, तो पहला फीचर आएगा जो इन्होंने कहा कि जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स में पोलैरिटी क्या होती है? अपोजिट पोलैरिटी होती है। और दोनों स्ट्रैंड्स कॉइलेड हुए होते हैं हेलिकली। तो बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉइलेड हेलिकली, बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉइलेड हेलिकली, बोथ स्ट्रैंड्स आर हेलिकली कॉइलेड। तो ये कैसे होते हैं? दे आर हेलिकली कॉइलेड। तो ये हेलिकली कॉइलेड होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? हेलिकली कॉइलेड ये होते हैं दोनों स्ट्रैंड्स। इतनी बात। अब देखो हेलिकली कॉइलेड होते हैं। अब इसके बाद ये हेलिकली कॉइलेड होते हैं, तो दूसरा पॉइंट जब हम इसमें उठाते हैं, तो दूसरा पॉइंट होता है कि ये दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं एंटी पैरेलल, हेलिकली अरेंज हुए हैं बट एंटी पैरेलल, पोलैरिटी इनकी डिफरेंट होती है। तो बोथ द स्ट्रैंड्स आर अरेंज्ड एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल ये होते हैं, एंटी पैरेलल, ठीक है। एंटी पैरेलल ये होते हैं, ठीक है। एंटी पैरेलल इनका अरेंजमेंट होता है एंटी पैरेलल। तो एक स्ट्रैंड कैसा होता है? वन स्ट्रैंड इज 5 to 3 प्राइमर, और दूसरा स्ट्रैंड क्या होता है? 3 to 5 प्राइमर डायरेक्शन। तो ये इनकी डायरेक्शंस होती है, वन स्ट्रैंड की डायरेक्शन 5 to 3 और दूसरी की डायरेक्शन 3 to 5। इतनी बात। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात, ये जो दोनों स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ गए हैं, ये कैसे जुड़ गए हैं? बाय कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो इनमें क्या होगी है? कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हम किसको कहते हैं? देखो, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब क्या होता है? कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब होता है एडेनिन विल ऑलवेज बाइंड विद थाइमीन। कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मतलब एडेनिन किससे बाइंड होता है? विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थाइमीन, और गुआनिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद साइटोसिन। तो ऐसे ड्यू टू द कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ये आपस में हेलिकली कॉइलेड है। तो हेलिकली कॉइलेड ये कैसे हो गए हैं? ये आपस में जुड़े कैसे हैं? ड्यू टू द कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, एडेनिन बाइंड्स विद थाइमीन, वो 2 डबल बॉन्ड्स, गुआनिन विद साइटोसिन विद 3 डबल बॉन्ड्स। तो ये होती है बेस पेयरिंग, दिस इज कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। और इसी बेस पेयरिंग की वजह से इसमें फॉर्मेशन ऑफ ग्रूव्स हो गए, दिस इज कॉल्ड माइनर ग्रूव। ये गड्ढे हो गए इसको, तो माइनर ग्रूव एंड अनदर ग्रूव इज नोन एज मेजर ग्रूव। माइनर और मेजर ग्रूव्स, तो ये मान लो, अगर मैं इसको माइनर मान लूँ, यहाँ पर इसको मैं माइनर मानता हूँ, यह है माइनर ग्रूव और यह है मेजर ग्रूव, मेजर ग्रूव। तो गड्ढे हो गए हैं, कैसे हो गए हैं? ड्यू टू द हेलिकल कॉइलिंग एंड कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से और हेलिकली अरेंज होने की वजह से इसमें ग्रूव्स हो गए, माइनर और मेजर ग्रूव्स। अब देखो हिलेक्स पिच, चौथा पॉइंट जो इसमें आएगा, हिलेक्स पिच क्या होती है?
हिलेक्स पिच होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये टर्न यहाँ से स्टार्ट करूँ और यहाँ तक ख़त्म करूँ तो ये 2 सेमी सर्कल्स आते हैं, यहाँ से हाफ, यहाँ तक सेमी सर्कल हाफ वाला ऐसे, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ, तो बन जाता है पूरा सर्कल। तो इसको हम हिलेक्स पिच कहते हैं। हिलेक्स पिच मीन्स एक कंप्लीट टर्न। तो हिलेक्स पिच कितना होता है? हिलेक्स पिच, तो हिलेक्स पिच मीन्स कंप्लीट टर्न। एक कंप्लीट टर्न जो होती है वो कितनी लंबी होती है, कितने मतलब उसका कितना वो होता है पिच, दैट मीन डिस्टेंस कितनी होती है उसकी लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर्स। तो हिलेक्स पिच कितना है? 3.4 नैनोमीटर्स। अगर हम एंगस्ट्रम्स में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 34 एंगस्ट्रम्स आएगा। तो 34 एंगस्ट्रम्स या 3.4 नैनोमीटर्स एक कंप्लीट टर्न होती है, कंप्लीट हिलेक्स, ठीक है। पिच, इसको हम हिलेक्स पिच कहते हैं। उसके बाद इसमें क्या आ जाता है? उसके बाद ये जो दोनों है इसमें क्या आ जाता है? इनमें सिंपली जो इनकी अगर हम देखेंगे एक टर्न में कितने ये होते हैं बेस पेयर्स? तो 1 टर्न कंटेन्स 10 बेस पेयर्स। तो एक टर्न में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 बेस पेयर्स। तो दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 बेस पेयर्स होते हैं एक टर्न में। तो 1 टर्न कंटेन्स 10 बेस पेयर्स। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डीएनए पर आती है। उसके बाद हिलेक्स या बेस पेयर राइज पर बेस पेयर या बेस पेयर राइज। तो राइज क्या होता है? बेस पेयर, बिटवीन बेस पेयर्स क्या राइज है? मतलब यहाँ पर एडेनिन और थाइमिन है, मान लो यहाँ पर एडेनिन है बाइंडेड विद थाइमिन, उसके बाद यहाँ पर है गॉनिन बाइंड्स विद साइटोसिन। तो इनके दरमियान कितना राइज हो रहा है? द राइज बिटवीन द 2 बेस पेयर्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 बेस पेयर्स इज, तो जब हम राइज देखते हैं बिटवीन द 2 बेस पेयर्स वो कितना होता है? वो 0.34 नैनोमीटर्स का होता है, 0.34 नैनोमीटर्स, ठीक है। बेस पेयर राइज जो होता है, बेस पेयर राइज कितना होता है इनका? तो बेस पेयर राइज सिंपली होता है इनका 0.3, या सिंपली हम कहते हैं उसमें बेस पेयर राइज जो इनका होता है तो एक्चुअली इनका होता है 3.3 एंगस्ट्रम्स या 3.4, ठीक है। 3.4 एंगस्ट्रम्स हम लेते हैं, 3.4 एंगस्ट्रम्स इज द राइज पर बेस पेयर। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा कौन सा? डीएनए का स्ट्रक्चर और इसके फीचर्स, ठीक है, और डबल हेलिकस मॉडल ऑफ द डीएनए विच वाज गिवन बाय